हेलो बच्चों। तो कल की क्लास जो करी थी, कल एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हिंदी माध्यम कक्षा 10 और गणित। ठीक है, तो आज जो दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन से लेके बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के, यानी कि प्रश्नावली 1.1 के, वो सभी कंप्लीट करेंगे। तो थंबनेल देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने लगा रखा है क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक। टोटल जो प्रश्न है इस अभ्यास में, इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में, वो 7 हैं। दो कल कर लिए थे, अब 3 से लेकर 7 तक करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर रहेगा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। विधि कौन थी? आवाज गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। आवाज गुणनखंड वही होते हैं जो कल बताया था। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 और 21। अब सबसे पहले इनके आवाज गुणनखंड करेंगे। तो 12 के करते हैं सबसे पहले। 12 दो से कटेगा, 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6। फिर 3 से 3 एकम 3। 15, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15। 5 से कटेगा 5, 5 एकम 5। 21, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस किस के? 12 के। 12 के है 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के 2 गुणा 15 के हैं 3 गुणा 5। तो 5 गुणा 3 लिख लेते हैं। ठीक है ना? क्यों? ताकि ये एक लाइन में रहे। 3 गुणा 5 है तो इसको 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, 3 बाद में 5 पहले, क्रम बदल सकते हैं। दूसरा 21 के है तो इसके भी 3 इधर लिख लो, 7 इधर। अब एस यानी कि मासा। मासा में क्या होता है? कॉमन देखते हैं, कॉमन नंबर। तीनों में कॉमन क्या है? 3। 3 कॉमन है, मासा हो गया। दूसरा लासा, एलसीएम। जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब सबसे पहले से देखते हैं, इसमें 3 के अलावा बचा क्या? 2। 2 बार 2 बचा है तो 2 गुणा 2। दूसरे में क्या बचा? 5। और लास्ट में 7। सबकी मल्टीप्लाई, सबकी गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। 60 गुणा 7 तो 6 सत्ते 42, 420। ये हो गया इनका लासा। पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरा है 17, 23 और 29। तो इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 17 है वो कैसा नंबर है? 17 है एक अभाज्य नंबर। 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। तो इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे, इसके सिर्फ दो गुणनखंड होंगे। क्या क्या होंगे? 1 और 17। तो 17 के करेंगे, 17 से कटेगा, 17 एकम 17। 23 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंड। 23 एकम 23। 29 भी प्राइम नंबर है, 29 एकम 29। तो 17 के हो जाएंगे 23, सॉरी, 17 के लिए लिखेंगे 17 गुणा 1। 23 के लिए लिखेंगे 23 गुणा 1। और 29 के लिए भी सेम, 29 गुणा 1। अब इनका एस सी एफ, मासा।
कॉमन देखते हैं तो कॉमन क्या है, 1, एक हो गया मासा। अब लासा, लासा के लिए क्या, एलसीएम। एक को लेते ही लेते हैं। अब एक को लिखो या मत लिखो, एक की किसी भी नंबर में गुणा होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या सेम रहने वाली है, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो बाकी बचा क्या, 17 बचा, 23 बचा, 29 बचा। तो 17, 23, 29। अब क्या करेंगे, इन तीनों की गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा कर देते हैं, 17 गुणा 23, 3 7 21 के एक हासिल 2। ठीक है, 3 7 21 का एक हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 7 14 के 4 हासिल 1, और 2 एकम 2 और 1 3, 1, 391, 29 की गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 में 81 का एक हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 35, गुणा 2 एकम 2, 2 ने 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 के 3, 7 और 3 10 और 1 11। तो ये आया 11,339। अब इसके लिए गुणा है, चेक कर सकते हैं आप, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं, एक सेकंड जरा एक। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया है मैंने, 11,339 आंसर हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन खत्म, लास्ट है इसका 8 9 और 25। 8 9 और 25, आवाज गुणनखंड करते हैं 8 के। तो 8 के जब करेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किसके, 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के लिए 3 गुणा 3, और 25 के 5 गुणा 5। कोई भी कॉमन नहीं है, एक लिख लो लास्ट में। SCF मासा, मासा हो जाएगा इसका, कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा, मासा हो गया इसका 1। LCM लासा। अब जो बचा उस सब की गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, एक सेकेंड, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 3 तिया 9 गुणा 5, 4 पंजे 20, 9 दूनी 18। तो इसका लासा आ गया 1800। यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, SCF दे रखा है 306 और 657 का 9, LCM ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याएं कौन सी, 306 और 657, इनका मासा दे रखा है SCF 9, और LCM ज्ञात करना है। तो एक दो संख्याओं का गुणनफल और LCM तथा SCF का संबंध के लिए एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यूज होगा इसमें।
फोर्थ है। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं? संख्या है 306 और 657, और जिसका कि क्या मासा दे रखा है? एस सी एफ। एस सी एफ 9। एल सी एम फाइंड करना है। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एस सी एफ। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम फाइंड करना है, यानी निकालना है, और एस सी एफ दे रखा है 9। ठीक, अब पक्षांतर करेंगे। अब देखेंगे कि इधर फाइंड करने वाली जो चीज़ है, निकालना क्या है? लासा, वो दूसरी साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड आर एच एस। तो इसको छोड़कर ये जो नंबर बचा उसको ले जाएंगे दूसरी साइड। अगर इधर ये नंबर मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये हो गया 306 गुणा 657 बटे 9। एलसीएम 9 से काट देते हैं, 9 तो ये 27 बचे 3, इधर हो गए 36, 9 चौक 36। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 657 गुणा 34। अब इसकी गुणा करते हैं, 657 गुणा 34। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छंग 24 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19। 8 8 2 और 1 3, 13 9 2 11 1 12, 12 338। 12 338 आ गया एलसीएम। मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई इधर 2 आएगा। 22 338। ठीक है, गुणा एक बार चेक कर लेना, खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम लासा आ जाएगा 22,338। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न संख्या 5, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? 6n है, और n क्या है यहाँ पे? n कोई प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृत संख्या, मतलब कि 1 2 3 अनंत तक। तो n की जगह 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक कुछ भी नंबर हो सकता है। तो चेक ये करना है कि क्या ये इसका कोई अंतिम अंक, ये अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, इसका अंतिम अंक 0 हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखो कि लास्ट अंक 0 होने के लिए क्या जरूरी है कि वो नंबर जो है 10 का गुणज होना चाहिए। 10 का गुणज मतलब 10 का मल्टीपल। किसी संख्या के किसी संख्या के अंतिम अंक
किसी संख्या के अंतिम अंक जीरो जीरो शून्य शून्य होने के लिए उस संख्या का 10 का गुणज 10 का गुणज होना आवश्यक है। क्यों? जैसे कि एक नंबर 10 है, तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 5। कोई नंबर या किसी भी संख्या के फैक्टर जो हैं उसमें कम से कम एक जोड़ा, एक पेयर 2 और 5 का होना चाहिए। 2 और 5 का जब एक पेयर हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा, तो वहां पे जीरो बन जाएगा। जैसे 2 पंजे 10। सिंपल सी बात है, जब किसी भी संख्या के गुणनखंडों में 1 2 और 5 उनका एक जोड़ा मिल जाएगा तो नंबर 10 बन जाएगा, तो उनमें एक जीरो मिल जाएगा। ठीक, अब जैसा कि दे रखा है 6n, तो 6 के फैक्टर, 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3। तो 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n। तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब क्या ये संभव है कि इसमें एक 5 नहीं है, तो 2 की पावर 3, अब n का कोई भी मान रखें, n का 1 2 3 4 5 जितना भी मान रखें, उतने ही दो उतने ही तीन मिल जाएंगे, लेकिन 5 नहीं मिलेगा। यानी कि एक भी जोड़ा 2 और 5 का पूरा नहीं हो रहा है, 5 एक भी नहीं मिलेगा, तो ये संभव नहीं है कि यहाँ पे जीरो बनाया जा सके अंतिम अंक। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। क्लियर? तो इसके लिए लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि 6 की पावर n के गुणनखंडों में 2 तथा 3 हैं। और एक भी गुणनखंड 5 नहीं है। तो कभी भी जो 6n है वो 10 का गुणज नहीं हो सकता, इसलिए जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n का अंतिम अंक जीरो नहीं हो सकता। तो लास्ट में लिख देंगे किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n का अंतिम अंक 6 की पावर n का अंतिम अंक जीरो नहीं हो सकता। कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब बचा 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए 7 × 13 7 × 11 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सब पहले ये वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाला जो इसको है 6 का फर्स्ट वाला भाग है 7 × 11 × 13 7 × 11 × 13 प्लस 13। सबसे पहले तो ये देखो, जब कहीं पे भी इस तरह के नंबर है तो प्लस और माइनस, जो कि प्लस और माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस से पहले का पूरा एक पद, ये वाला एक, ये अलग, तो इन दोनों में 13 सेम है, 13 ओवेनस्ट कॉमन है, 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 को जब कॉमन लेंगे तो इधर बचा 7 × 11 और प्लस 1। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13 और 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो हो गया 13 × 78। ठीक है, तो 13 × 78। तो ये पूछ रहा है भाज्य, तो भाज्य होने की कंडीशन क्या है, भाज्य होने की शर्त ये है कि भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, और अभाज्य के लिए क्या है, अभाज्य के लिए सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक खुद दूसरा एक। तो इसमें एक और खुद के अलावा भी अलग गुणनखंड है, क्या है इसका, इस नंबर का एक 13 गुणनखंड है, दूसरा 78 और 1, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या कैसी है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। ठीक है, तो यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। यह संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित होती है और इसका एक और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड है। स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर। जैसा कि अभाज्य संख्या की शर्त है, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक तो खुद दूसरा एक, लेकिन इसका खुद और एक के अलावा भी गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो इसी तरह से इसका दूसरा भाग है। क्लियर, इसी में चेंज कर देता हूँ उसको। पर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें यहाँ तक एक पद, दूसरा इधर, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 को ले लिए, इधर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 +1। इसकी गुणा करेंगे तो आएगा जी 7×6 = 42 और 4×3 = 12 दूनी 24 +1। 24 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो ये हो गया 8 6 4 10 का 0, 8 9 10, 1008। तो 5 × 1008 +1, 5 × 1009।
सेम पिछले सवाल जैसी कंडीशन, इसमें भी इसका खुद के अलावा और एक के अलावा और एक अतिरिक्त गुणनखंड है, तो ये भी संख्या भाज्य है। तो 5 गुणा 1009, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ संख्या, यह संख्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है और इसका एक और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड है अतः इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। दोनों कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। वृत्ताकार, वृत्त वृत्त मतलब सर्कल, एक गोल चक्कर है, एक मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान मान लो इस टाइप का है। ये पथ हो गया रास्ता। ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट। एक ही स्थान थे, स्टार्टिंग पॉइंट लिख लेते हैं इसको। तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय वृत्ताकार सोनिया को लिखेंगे, सोनिया को वृत्ताकार पथ का वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। रवि को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, रवि को लगा 12 मिनट और सोनिया को लगा 18 मिनट। तो मान लीजिए भी दोनों एक स्थान से प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो निकालेंगे लासा, यानी कि एलसीएम किस किस का, 18 का और 12 का। तो अभाज्य गुणनखंड 18 के 2 से काटेंगे, 2 नेमा 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, 12 के करेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 18 के और 12 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। तो कॉमन क्या है, 2, दूसरा 3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 कॉमन 3 कॉमन, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे बचा
2। तो 2 तिया 6 गुणा 3 दूनी 6, 6 6 36 मिनट। आंसर आया 36 मिनट। तो इसमें कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। छत्तीस मिनट 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म। तो आज एक्सरसाइज ये प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुई। अब अगली क्लास में करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज, अगली प्रश्नावली 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद।